हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल नॉलेज कैंपस में। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। और इंडियन पॉलिटी में सबसे अच्छा हम चीज़ पढ़ रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे। इसकी क्या विशेषताएं थी, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसकी विशेषता थी आपकी फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं क्या वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इट्स अ जस्ट पहला चैप्टर जो आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार मतलब कि इंसान को जीवन जीने के लिए जो जो भी चीज़ चाहिए होती है, आपको पता ही है। ठीक है। अ, हवा, ख- हवा चाहिए होती है, स्वच्छ खाना तो चाहिए चाहिए। ठीक है, अच्छे लोग चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो इंसान, उसके बिना इंसान का जीवन कल्पना नहीं की जा सकती थी। ठीक है, उसी तरीके से अगर उसी इंसान को एक राजनीतिक माहौल के अंदर रहना है। ठीक है, एक ऐसे समाज के अंदर रहना है जो सभ्य है, जहाँ पे एक सरकार चलती है। ठीक है, उनके ऊपर चलाने के लिए कुछ लोग हैं, तो उनको कुछ अधिकार भी देने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर उनको अधिकार ना मिले तो वो जो लोग सब चलाने वाले लोग हैं, उनको हैंडल करने वाले लोग हैं, उन पर क्या बन जाएंगे? उनके तानाशाह बन जाएंगे, उनके क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। जैसा आप एक मालिक और एक अपने नौकर के बीच में जो संबंध था, उसी तरीके से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या है? इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हम समझते हैं, इनके बिना इंसान के जीवन की या फिर इंडियन ह्यूमन लाइफ क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इंसान और जानवर में क्या कुछ अंतर नहीं होगा जब वो एक समाज के अंदर रहता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स दैट द एवरी पर्सन हैज अ सर्टेन फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान की मूल संरचना इस बात की पुष्टि करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार है। जैसे कि भारतीय संविधान को जब आप पढ़ते हो, आपको एक चीज़ समझ में आती है कि क्या भारतीय संविधान कहाँ से मिला? हमें अपनी ऐतिहासिक विरासत से मिला। मतलब कि इतिहास के अंदर अगर आप खगोल हो छोड़ो, जाके जाओ, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है क्या? जो जितने भी हमारे अ, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने लड़ाई किस लिए लड़ी? इन्हीं अधिकारों को जीतने के लिए। ठीक है, और उसी अधिकार, इन्हीं अधिकारों जीतने के बाद, उन अंग्रेज से लड़ने के बाद हमें क्या मिला? संविधान मिला। और संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में और बहुत अच्छा सर्टेन है। भारतीय संविधान को करता है एक निश्चित फंडामेंटल राइट्स भी देता है हमें। क्या कहता है? कुछ कुछ ठीक है, इन अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग किसमें? 3 में दे रखी है। ठीक है, कितने भाग है आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, these rights are discussed in Part 3 of the Indian Constitution and are known as the fundamental rights. Originally, they were 7 categories. शुरुआत में कितने थे? 7 प्रकार के थे। बट नाउ द नंबर इज रिड्यूस टू 6। अब कितने हो गए हैं? 6। पहला कौन सा है आपका? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, फोर्थ वन आएगा आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ बनाएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, सिक्स्थ बनाएगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 ओरिजिनली वाज द फंडामेंटल राइट बट which was removed by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. At present, this is the legal only a legal right. ठीक है, आपको पता होगा मूलतः भारत संविधान के अंदर कितने थे? पहले आपके 7 थे। ठीक है, अब कितने कर दिए गए? 6 कर दिए गए। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 31 था, संपत्ति के अधिकार को उसको एक सामान्य कानून बना दिया गया। ठीक है, पहला अधिकार आपका समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जब इनके बारे में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आपको इन चीज़ें समझ आएंगी। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार हो गया आपका, संवैधानिक उपचार का उदार हो गया। ठीक है, ये होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड एक्ट एज लिमिट अगेंस्ट स्टेट्स पावर। मौलिक अधिकारों को राज्य के नकारात्मक दायित्वों के रूप में वर्णित किया गया है और राज्य व्यक्ति के विरुद्ध सीमा के रूप में कार्य करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, पूरे देश में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है, एक आता है स्टेट और दूसरा आता है इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंसान जो देश के अंदर रह रहा है, स्टेट मतलब यहाँ समझो देश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक होता है स्टेट, इंडिविजुअल जो इंसान देश में रह रहे हैं, और एक होता है स्टेट जो उनको उनको हैंडल करता है या फिर उन पर अपना शासन चलाता है। ठीक है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस लिए दिए गए? एक
क्या है का नेगेटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन किस पर है? सरकार के ऊपर। अगर कोई भी ऐसा वो काम करती है जिसको जो क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों के हनन करता है या फिर मौलिक अधिकारों को क्या करता है लिमिट्स करता है, तो वो काम नहीं कर सकती है। कौन नहीं कर सकती है? स्टेट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में भारतीयों को क्या मिल रखा है? मौलिक अधिकार मिल रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइड, मौलिक अधिकार उचित है, ठीक है। इफ any one of these rights is violated then any person can file an appeal in the higher judiciary, example supreme court and high court, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, ठीक है। द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 32 में। अगर आपसे किसी भी मौलिक अधिकार का क्या होता है? हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जाकर क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो अपील दायर कर सकते हो, किसमें? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और ये आपको अधिकार कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 क्या आपका एक मौलिक अधिकार है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपनी अपील दायर कर सकते हो। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, बट इनकी भी क्या है? सीमा है। आपको एक चीज़ पता होगी, ये आपको बताना है कि किस इंसान ने बात बोली थी, अधिकार जो होते हैं तब तक अधिकार, आपके अधिकार तब तक अधिकार है जब तक आप अपने अधिकारों का सही मात्रा में यूज़ करते हो। अगर आप ऐसा अपने अधिकारों को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि उस दूसरे वाले व्यक्ति के अधिकारों को क्या हनन हो रहा है, उस पर कुछ आंच आ रही है, तो आपके अधिकार क्या होते हैं? वहीं छीन लिए जाने चाहिए। ये किस इंसान ने बोला था? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यों से राज्य की सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर उचित प्रतिबंध भी लगा देने चाहिए। देखो फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज़ बताऊं, जब देश की बात आती है तो इन मौलिक अधिकारों को भी हनन कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, कि इनको हनन कर दिया जाता है, उनको कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ बताओ, आपका है कि एक कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप किसी के बाथरूम में जाकर घुस जाओगे या किसी के बेडरूम में जाकर घुस जाओगे, ठीक है। ये तो है नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन मतलब ये तो नहीं सामने वाले तो बात करने को तैयार होना चाहिए आपके लिए, तब तो बात कर सकते हो, आपका अधिकार है ना। तो अपना अधिकारों का अगर लिमिट मात्रा में इस सीमा के अंदर, संवैधानिक सीमा के अंदर इसको यूज़ करते हो जिससे दूसरे के व्यक्ति को परेशानी ना हो, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने मौलिक अधिकारों को सही तरीके से सकारात्मक प्रयोग कर रहे हो। आप समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 8वीं विशेषता इसकी किस भारतीय संविधान की हमारी, ठीक है। अब देखो कुछ अधिकार है तो कुछ काम तो देखो अधिकारों को कुछ काम कर, जो व्यक्तिगत जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उस वो क्या कहता है अपने मौलिक अधिकारों की सहायता से वो काम कर सकता है, लेकिन राज्यों को भी तो कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्यों के लिए भी क्या दिशा निर्देश है, ठीक है, कि राज्य कौन कौन से काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है, कर सकता है मतलब, ठीक है। क्यों 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 कर सकता है? देखो राज्य जो होता है, जो स्टेट जो होता है, इसकी बात को सरकार होती है, क्या करती है? बहुत सारी कार्य योजना चलाती है, जिसमें से आपका क्या हो गया? कल्याणकारी योजना होगी, सोशल वेलफेयर, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए भी बहुत सारे काम चला, जैसे कि आपको राशन बांटना, बहुत सारी चीज़ें करती है सरकार, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो इन कामों को करने के लिए क्या कहते हैं? संविधान के अंदर क्या उल्लेख दे रखा है, ठीक है। अब क्या होता है? द यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। These principles are directive in nature for the government, which can be implemented by the government to stabilize social and economic democracy, ठीक है। ये सिद्धांत प्रकृति में सरकार के लिए निर्देशात्मक है, जिन्हें सरकार सामाजिक और आर्थिक कल्याण, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लागू कर सकती है। The important principle agreed upon include the adequate means to livelihood, equal pay to work for men and women, distribution of wealth for the public good, free compulsory primary education, right to work, old age unemployment, sickness and the disability. There are public assistant formation of the gram panchayat, special provision for the economically backward classes, ठीक है। जिनमें महत्वपूर्ण सिद्धांत पर सहमति हुई, इनमें आजीविका का पर्याप्त साधन, पुरुषों के महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, जनता की भलाई के लिए धन का वितरण, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, काम करने का अधिकार, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी और विकलांगता शामिल है। इसमें सार्वजनिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, ठीक है। ये सारे प्रावधान किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आपका पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मेकिंग इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। इनमें से अधिकांश सिद्धांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ऑल्दो
नॉट जस्ट दीज प्रिंसिपल हैव बीन कॉल्ड फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस फॉर द कंट्री। ठीक है, हालांकि इतना ही नहीं है, इन सिद्धांतों को देश के शासन के लिए मौलिक कहा गया है। ठीक है, मतलब कि अगर आप समझते हैं भारतीय संविधान की क्या विशेषता क्या है। भारतीय संविधान एक शब्द का यूज करता है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष क्या है? ठीक है, पहले का धर्मनिरपेक्ष, दोनों में शब्दों में अंतर है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट। द सेकुलर स्टेट इज नाइदर रिलीजियस और नॉर रिलीजियस। ठीक है, और एंटी रिलीजियस। ऑन द contrary, इट इज द न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन। सिंस इंडिया इज कंट्री ऑफ मैनी religions, the founder of the constitution considered it appropriate to make it secular state। एक पंथ निरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक है और ना ही गैर धार्मिक है। ठीक है, इसके विपरीत इसमें धर्म को मामले में तटस्थ रहता है। मतलब कोई भी देश अगर पंथ निरपेक्ष हो, अगर जैसे भारत में लिखा हो भारत का एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारत देखो ना, ना तो किसी भी धर्म को बढ़ावा देता है, ना ही किसी भी धर्म को या फिर उसको उसको रोकथाम लगाता है उसके कार्यों पर। क्या करता है भारत की जो सरकार है वो धार्मिक कार्यों से अलग रहती है। ठीक है, सभी धर्म यही भी नहीं, ना उसको बढ़ावा देती है ना ज़्यादा ना उनको बंद करती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि भारत कई धर्मों का देश था तो इसलिए संविधान निर्माता जानते थे अगर एक धर्म को बढ़ावा दिएगा तो भारत में क्या होगी? भारत में क्या होगी? हिंसा होगी, लोगों के बीच में क्या मनमुटाव पैदा हो सकता था। इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बनाया गया। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट बिकॉज इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि ये धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता है। इट नाइदर इनकरेजेस एनी रिलीजियस और नॉर डिस्करेजेस एनी रिलीजन, और ना ही किसी धर्म को प्रोत्साहित करता ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स, इसके अलावा विपरीत भारतीय धर्म की संविधान धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है और किसी भी धार्मिक समूह के लोगों को अपनी पसंद के धर्म मानने, अभ्यास करने का, प्रचार करने का अधिकार देता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, grants people belonging to the religious group to right to profess, practices or propagate the religion of their choices। ठीक है, choices। स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिक, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब है क्या इसकी विशेषता? भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, भारत की विशेषता बोल सकते हो आप इसको। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, हैज़ ऑल्सो बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक, हमारे संविधान में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसे विधायिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैंड्स एट द हेड ऑफ यूनिफाइड जुडिशरी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रमुख है। इट गारंटेड द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी देता है। ठीक है, एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भारतीय संविधान के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। इफ एनी लॉ पासिस बाय द लेजिस्लेचर और एनी एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यदि विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून या कार्यपालिका द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, ऐसा कोई काम करता है जो संविधान में नहीं करना चाहिए था संविधान के अनुसार, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? शून्य घोषित कर सकता है। एकीकृत मतलब कि पूरे पूरे सुप्रीम कोर्ट, मतलब मान के चलो। ठीक है, अगर आप देखो नॉर्मल से आपको मैं समझा देता हूँ एकीकृत का मतलब क्या है। ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर बन रखा है, सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। फिर हर स्टेट में क्या होती है? हाई कोर्ट्स होता है। उसके बाद क्या होता है आपका जिला स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं वो हो गया आपका। ठीक है, तो आप तीन जगह अपील कर सकते हैं मेनली। ठीक है, आपका सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, मेनली हाई कोर्ट्स हो गया आपका, और सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई अपील नहीं सुनाई जाती है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए। ठीक है, पूरे देश के लिए, मतलब कि कोई भी इंसान अगर उसको लगता है कि बहुत सारे, देखो पहले तो आपको अपील डालनी पड़ेगी, रिट डालनी पड़ती है, फिर उसको स्वीकार करते नहीं करती, फिर उस पर सुनवाई होती है। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, कानूनी एक लीगल एक प्रोसेस है। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको नहीं जानो तो बेहतर ही है, इतना समझ लीजिए कि
सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कुछ जो काम होना चाहिए, जो भी आपके पास अपील होनी चाहिए, कि वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, विषय पर होनी चाहिए, या फिर ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें सच्ची में समाज समाज से संबंधित कोई ऐसा विषय है जो उठाना चाहिए था। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे ऊपर आती है आपके किसमें, एकीकृत न्यायपालिका के अंदर। ठीक है। सिंगल सिटीजन, भारतीय संविधान क्या देता है, हर एक नागरिक को सिंगल सिटीजन करता है। ये कौन सी विशेषता है मुझे बताओ, मुझे एकात्मक है या संघात्मक है, मुझे बताइएगा। ठीक है। ये है आपका एकात्मक तत्व है, यूनिलेटरी एलिमेंट है। सिंगल सिटीजनशिप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सिंगल सिटीजनशिप। इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देर आर अ प्रोविजन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। इन इंडिया वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया only and not of the prospective state in which we reside. The provision helps in promoting the unity and integrity of the nation, promotes fraternity among the people of the different regions. भारत का संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। ठीक, बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका के दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब कि वो राज्य का भी क्या कहते हैं, स्टेट का भी होता है नागरिक और देश का भी नागरिक होता है। भारत में हम केवल भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य का नागरिक हम नहीं कहलाते। ये प्रावधान राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा देने में मदद करता है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। कोई भी इंसान ये बोले मैं क्या कहते हैं, नागरिक, अगर भारत के अंदर दोहरी नागरिकता होती तो इसका मतलब ये क्या है, मतलब कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी देश। ठीक है। अब समझते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं आप उनको, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। Universal adult suffrage is mentioned in the Constitution of India under universal adult suffrage. All adult citizen mean मतलब कि 18 साल से ऊपर व्यक्ति कोई भी है have been given the right to participate in the electoral process with any discrimination on the basis of their religion, caste, creed, color and sex. The main objective of the providing universal adult franchise was that the makers of the Indian Constitution were very highly influenced by the liberal ideas to make provide equal political rights to all citizens so that the nation spirits can be developed. The original constitution set the age of majority at 21 years, ठीक है, which reduced to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act 1989। ठीक है। भारत में संविधान भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख। अब ये क्या है, देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, किसी भी कोई चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, अगर 18 साल से है तो वो भी क्या कहते हैं, मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है, मतलब कि मतदान जाके कर सकता है, जहाँ अगर उसके स्टेट्स में वोटिंग हो रही थी उस वोटिंग लिस्ट में या फिर उसका नाम है तो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया नहीं हो गया। पहले ये जो था मूल संविधान में भारतीय संविधान लिखा गया, पहले पहले इस 21 वर्ष थी आपकी क्या आयु, मतलब कि 21 साल का कोई व्यक्ति है, अगर वो मतदान में भाग लेना चाहता है तो वो जाके आराम से क्या कर सकता है, वो अपना चुनाव में अपना भाग ले सकता था। लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989, उसके तहत जो उम्र थी आप 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 साल। ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्यों रखा गया, आपको एक चीज़ पता होगा कि अंग्रेजी शासन में या फिर ब्रिटिश रूल में, इंपीरियल रूल में आपको एक चीज़ समझ में आती थी, अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज नहीं थी। क्यों नहीं थी, हर इंसान को वोट देने का अधिकार नहीं था, इक्वली वोट भी नहीं हुआ करता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करते भारतीय संविधान में क्या किया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन शक्ति, अब मुझे बताइए कौन सी शक्तियों में आता है, ये आता है आपका एकात्मक तत्वों के अंदर आता है। इमरजेंसी पावर, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द इमरजेंसी डेथ्स in the Indian Constitution. This provision enables the country to deal with any emergency situation that confronts it. भारतीय संविधान में आपातकालीन मृत्यु का प्रावधान, आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। ठीक है, ये प्रावधान देश को अपने सामने आने वाली किसी भी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के सक्षम बनाता। देखो जैसे मान के चलो आपातकाल की ऐसी स्थिति होती है, मेनली 3 तरह का आपातकाल होता है। आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, आपका
ठीक है ठीक है, आपका हो गया संवैधानिक मशीनरी फिसल फेल हो जाए तो 356 लगता है आपका। फिर तीसरा होता है वित्तीयआपातकाल। ठीक, कभी भी वित्तीयआपातकाल नहीं लगा, आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इमरजेंसी। ठीक है, मतलब आपातकाल मतलब ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या कहते हैं पूरे देश में क्या होता है इमरजेंसी लोग, मतलब कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो भारत में नहीं होना चाहिए। कब आती है चीज़ें? जब वार हो रखा हो या फिर कोई ऐसा बीमारी फैल जाए जिसको सरकार काबू ना कर पाए। उस टाइम पे सरकार को अपने हाथ में सारी के सावर पावर लेनी पड़ती है। अगर वो नहीं ऐसा करेगी तो क्या होगा, देश जल्दी आ, देश को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में ले लो, चाहे आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में ले लो। ठीक है, या उसकी, ठीक है। तो आपातकालीन जो शक्तियों का भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ये संविधान के तीसरे 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया, लगाता कौन है? भारत का आपातकाल राष्ट्रपति लगा, किसकी प्रशंसा पर, किसके अनुमोदन पर? पता होना चाहिए किसके, मंत्रिपरिषद के अनुमोदन पर। ठीक है, 3 तरीके का आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें अनुच्छेद 352 में इसके बारे में दे रखा है। संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए उसके बारे में वो अनुच्छेद 356 में आता है। और वित्तीय आपातकाल आता है आपका अनुच्छेद 360। एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत के अंदर नहीं लगा है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी आर्टिकल 356, एंड द फाइनल इमरजेंसी एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी आती है आर्टिकल 360। ठीक है, आपातकाल के अंदर क्या होता है, जो शक्तियां होती है जितनी भी मतलब कि आपातकाल किसी विशेष क्षेत्र में भी लगा सकती है, संपूर्ण देश में भी लगती है। ठीक है, अगर संपूर्ण देश में लगी इसका मतलब ये है कि जितनी भी शक्तियां होंगी सारी किसके हाथ में रहेगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के हाथ में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी राज्य सरकार होती है वो सिर्फ नाम मात्र रह जाती है, किसी का नाम नहीं रह जाती है, उनको किसी भी तरीके का अधिकार, सीएम की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे जो आपका संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल, किसी भी राज्य के अंदर वो प्रमुख बन जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारतीय संविधान की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका का पता नहीं, शक्तियों का पृथक्करण। The basic ideas behind the concept of separation of power is that when the power becomes centralized in one person or group of person, they start using government machinery in their personal interest instead of the public interest। मतलब कि शक्ति को पृथक्करण की अवधारणा के मूल विचार क्या था कि अगर शक्ति जो होती है अगर एक हाथ में या एक इंसान के हाथ में चले जाए, एक समूह में हाथ में चले जाए, इससे क्या होता है, तो वो जो समूह होता है, ये जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उन शक्तियों को अपने निजी हित के लिए यूज करता है, ना कि देश के लोगों के कल्याण के लिए करता है। ठीक है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इज द वे टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन, separation of power is the way to prevent the concentration of power in the hand of any individual or group। this make misuse of power। जैसी सेपरेशन पावर होती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब शक्ति को बांट देते हो क्या होता है, जो शक्तियाँ होती है एक ही हाथों में नहीं जाती है, एक ही समूह के हाथ में नहीं जाती। इससे क्या होता है, जो जो शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, स्टेट पावर इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट फंक्शंस। इसके अनुसार अब क्या होता है शक्तियों का पृथक्करण, उसको समझ लेते हैं। राज्य सत्ता का राज्य सत्ता का केवल एक इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे कि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का एक संयोजन है जो विभिन्न राज्य निकायों द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से निष्पादित किए जाते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका नियमों को व्याख्या करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग द स्टेट पावर is not a single entity but a combination of various government functions। Example, legislative, executive, judicial perform the different state bodies independently of each others। The legislature make laws, executive enforces the laws, and the न्यायपालिका या judiciary explains these laws। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण क्या मतलब कि देश के शासन चलाने के लिए, जो भी शासन चलाने के लिए जो शक्तियाँ होती है, जो भी काम, जो अधिकार होते हैं उनको बांट दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका पहला आपका आता है क्या कहते हैं विधायिका, विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना। कार्यकारी जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इसको लागू करना। और जो न्यायपालिका का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम क्या होता है, उस कानून जो बनाए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, ठीक, चाहे उसको लागू किए जा रहे हैं, वो जो कर्तव्य किए जा रहे हैं वो संविधान की सीमाओं के अंदर था या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर था या नहीं। ठीक है, ठीक है। द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सेपरेशन बाय पावर्स वाज गिवन बाय द Montesquieu in his book The Powers, the Spirits of Law, published in 1748। he advocated for strict and absolute separation of power and functions between the three organs of government, namely the
executives, legislative, and the judiciary. The distributions of energy among these three separate body will be such that their functions are completely separate. There is no overlap in their function. सत्य के पृथक्करण का प्रारंभिक विचार मोंटेस्क्यू ने 1798 में प्रकाशित अपनी पुस्तक या किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। उन्होंने सरकार के इन तीन अंगों अर्थात कार्यकारी, विधायी और जुडिशरी न्यायिक शक्तियों को और कार्यों को सख्त और पूर्ण पृथक्करण की वकालत की। न्यायिक पालिका इन तीन अलग अलग निकायों के बीच ऊर्जा का वितरण इस प्रकार होगा कि इनके कार्य पूरी तरह से अलग होंगे और इनके कार्यों में कोई ओवरलैप नहीं होगा। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ बॉडी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट prevalent both in theory and practices. Since the parliamentary democracies, the executive or council of ministers such as India or Britain are also part of the legislature. Therefore, strict separation of power cannot be exist. लेकिन भारत में क्या है, संविधान शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में एक समकालीन दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ठीक है, हमारे संविधान के तहत निकायों का सख्त पृथक्करण सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही प्रचलित नहीं है। देखो, जो मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब में जो शक्ति का पृथक्करण में कौन से पृथक्करण की बात करती है, बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पृथक्करण। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा सिद्धांत हो क्या, वो बिल्कुल कठोर हो, मतलब कि पृथक्करण ऐसा हो, मतलब कि अगर अगर बिल्कुल में अगर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, दोनों तीनों अलग अलग है ना, तो बिल्कुल तीनों अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ये एक काम नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दूं, विधायिकाई के सदस्य जो आपके एग्जीक्यूटिव, जो आपके लेजिस्लेटर के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, यही इन्हीं में से क्या बनती है, सरकार बनती है। ये क्या होती है, आपकी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का सदस्य कहलाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं इनको अलग पूर्णतः अलग कर दिया गया, नहीं कर सकते ना, इनको अलग हो ही नहीं सकते। सरकार का निर्माण सेंट्रल लेवल पर अगर देखा जाए, जो लोकसभा होती है, इन्हीं में से क्या बनती है, कैबिनेट बनती है, मंत्रिपरिषद बनती है, और मंत्रिपरिषद क्या आपकी कार्यपालिका एक का ही भाग है। ठीक है, तो भारतीय सिद्धांत ने पूर्ण पृथक्करण का सिद्धांत नहीं अपनाया है, ना वो थ्योरी कड़ी व्यवहारिक नहीं हो सकता है, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद जैसे भारत या ब्रिटेन जैसी विधायिका का हिस्सा है, इसलिए यहाँ शक्तियों का सख्त पृथक्करण मौजूद नहीं हो सकता और ऐसा हो भी नहीं सकता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर पृथक्करण का मतलब क्या, इन तीनों अंगों को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन संपूर्ण या फिर बोल सकते हैं आप इसको सख्त पृथक्करण, ये ऐसा संभव नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि देखो शुरुआत में क्या होता है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हो, फिर उसकी विशेषता को नहीं आती समझने, हमें भी नहीं आती थी, आप किसी को नहीं आती, कोई भी इंसान ना आइंस्टाइन नहीं होता पैदा। ठीक है, तो शुरुआत में 2-4 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे, 2-4 बार लेक्चर को समझोगे, तो आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों के बारे में और विस्तृत जानकारी, जब जैसे जैसे पाठ में आगे बढ़ोगे, तो बहुत सी जो टर्मिनोलॉजीज होती है, शब्द होते हैं, वो आपको बाद में समझ में आते हैं। तो कुछ चिंतित होने की जरूरत नहीं है, समय के साथ वो और विकसित हो जाती है। ठीक है, वास्तव में भारत का संविधान कहाँ गया, in fact, the Constitution of India has adopted the principle of checks and balance along with the principle of separation of power. Under the principle of different parts of the government, like legislature, executive, judiciary, keep each other under control. Therefore, each organ of the government in India does not interfere in the scope of work or other organs in the course of their activities. But at the same time, it is also important to ensure that other arms of the government does not misuse power or exceed the limit of their mandate. समझते क्या कह रहा है ये, वास्तव में भारतीय संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया है। देखो, ये सिद्धांत के तहत सरकार के विभिन्न जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे को नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, चेक्स एंड बैलेंस द्वारा, मतलब कि संतुलन के सिद्धांत द्वारा, मतलब कि एक दूसरे पर एक तरह से क्या करते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं। कैसे, इसलिए भारत में संविधान का प्रत्येक अंग अपनी गतिविधियों के द्वारा अन्य अंगों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। जब वो अपना काम कर रहा होगा तो एक दूसरे के क्षेत्र में काम नहीं आएगा, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित भी करता है
कि महत्वपूर्ण है कि सरकार के अन्य अंग शक्तियों का दुरुपयोग न करे। अगर कोई एक अंग शक्तियों का दुरुपयोग करता है, जैसे कि कार्यपालिका या विधायिका, ठीक है, ऐसे संसद को ऐसा कानून बना जो संविधान के अनुसार नहीं बनना चाहिए, तो कौन आएगा? आएगा कौन? आपका आएगा न्यायपालिका। या फिर ऐसा चीज हो जाए, एक ऐसे इंसान की नियुक्ति हो जाए, किसकी? जो सुप्रीम कोर्ट में बैठने लायक नहीं है, या फिर तो उसको कौन हटाएगा? ठीक है, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, यहाँ पर भी तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो हटाएगी तो पक्षपात करेगी करेगी, ठीक है, नहीं करेगी? ये विषय रहता रहता है। An important question in the regard is the relationship between these three organs of the states। ठीक है, इन संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के इन तीन अंगों के बीच में संबंध है। अर्थात क्या इन तीनों अंगों के बीच की शक्तियां पूरी तरह से अलग है, या होनी चाहिए, या इसके बीच समन्वय होना चाहिए? ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। एग्जाम्पल, वेदर द पावर्स बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स शुड बी कंप्लीटली सेपरेट और देयर शुड बी कोऑर्डिनेट बिटवीन देम। देखो, भारतीय संविधान में क्या कहते, पृथक्करण का सिद्धांत तो है, साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठना चाहिए। अब एक डॉक्टर दुग्यासा दास बासु जी थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान थे, उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने क्या क्या करता है समझ लेते हैं। उनका कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न में इंटेल टू प्रोपोर्शंस। यहाँ जहाँ तक कि न्यायपालिका का संबंध है, इस सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत के अनुप्रयोग में दो प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। अब कौन से वो दो प्रस्ताव, उनको देख लेते हैं एक बार। Of three organs of government, the legislature, executive, and judiciary, no single organ can apply for or apply to any of the two organs collectively. Legislature cannot delegate its power, given such authority to the subordinate officer through powerful authorities called delegations। ठीक है, आप समझते हैं क्या कहना चाहता है? ठीक है, सरकार के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, में से कोई भी एक अंग सामूहिक रूप से दोनों अंगों से किसी एक के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ये आवेदन नहीं कर सकता, ये बात सच बात है। विधायिका अपनी शक्तियाँ प्रत्योजित नहीं कर सकती है। शक्तिशाली प्राधिकारी के माध्यम से किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा अधिकार देना प्रयोजन कहलाता है। द इम्पोर्टेंट फैक्ट, देर इज एन वर्ड समूहवाचक शब्द जो शिव के व्यापक पृथक्करण के बोध कराता है। इस सरकार के किसी भी अंग को सौंपा गया कार्य समान है, कुछ विषय की सीमाएं कुछ सीमा तक सीमित हो सकती है। ठीक है, कुछ कानून मुद्दे पर न्यायाधीशों पर विचार ये है कि भारतीय संविधान सबों के बड़े पैमाने पर टुकड़े टुकड़े करने का आदेश देता है। ये ज़्यादा इंग्लिश अच्छी हो गई थी। ठीक है, ट्रांसलेट करते समय कभी कभार होता है ना कि अच्छा ही हो जाता है। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।